स्टूडेंट्स, आई एम घनश्याम कुमार श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में अल्टरनेटिंग सर्किट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे नीट में 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। यह पोर्शन इजी है, आसानी से इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस पोर्शन पर फोकस जरूर करना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें 3 टर्म पहले समझने होंगे। आप देखें, एसी वोल्टेज, एसी करंट्स और एसी सर्किट्स, इसमें जो टर्म बार बार यूज किया जाता है एसी, इसका फुल नेम है अल्टरनेटिंग करंट्स। ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट्स। तो इस चैप्टर का एसी एब्रीविएशन है, संक्षिप्तीकरण है। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा और गलत भी लगेगा। हम इसको पूरा रीड करते हैं। एसी वोल्टेज, ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट वोल्टेज। तो क्या आप इसको कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज? जैसे एसी करंट लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको रीड करेंगे अल्टरनेटिंग करंट करंट? ये तो सुनने में भी गलत लगता है। एक्चुअली है क्या, जो बार बार हम लोग एसी टर्म का यूज करते हैं वो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एब्रीविएशन है। अगर किसी टर्म के पहले एसी लिखा हुआ है, यह आपको इंडिकेट करता है कि ये एसी सर्किट की बात हो रही है। यह आप ध्यान रखिएगा। जब आप एसी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में क्या होगा? एक एसी सोर्स होगा, रजिस्टार होंगे, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, वही सारी चीज़ें होंगी जो सर्किट में आप लोगों ने पढ़ी थी। एक बात का आप लोग और ध्यान रखिएगा कि सिंपल सर्किट के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है। तो जो कुछ आपने सिंपल सर्किट में पढ़ा है वो पूरी तरीके से यहाँ एप्लीकेबल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिंपल सर्किट में जो आपने पढ़ा है वो डीसी सर्किट है। यहाँ पर आप एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं एसी वोल्टेज। इसका कॉन्सेप्ट होता है वह वोल्टेज जो टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रहा हो, ऐसे वोल्टेज को हम लोग एसी वोल्टेज कह देते हैं। वह वोल्टेज जो टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रहा हो या पीरियडिकली चेंज हो रहा हो, उसी को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। चलो हम इसको ग्राफ से पहले आपको समझाते हैं। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें, वाई एक्सिस पर आप वोल्टेज ले लें, तो हार्मोनिक ग्राफ आप जानते हैं ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये ग्राफ आपका ऐसे ऐसे होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज की एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है। ग्राफ हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है
यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे जो मैंने ऑसिलेशन में आपको बताया है। तो कर्व की स्टार्टिंग यहाँ पर माइनस वी मैक्स और प्लस वी मैक्स के बीच में कहीं से भी हो सकती है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब वोल्टेज और टाइम के बीच फार्मूला ये होगा वी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखें, V यहाँ पर AC वोल्टेज एट टाइम t, V नॉट को हम कहते हैं पीक वोल्टेज या इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज भी कहा जाएगा। ओमेगा वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई इनिशियल फेज है। सारी चीज़ों को आप ऑसिलेशन के चैप्टर से मैच कर सकते हैं। अब आप देखें, ये फार्मूला मैंने साइन में लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फार्मूला कास में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब कोई क्वांटिटी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होती है तो उसका फार्मूला टाइम के साथ साइन में भी हो सकता है, कास में भी हो सकता है, लेकिन साइन और कास के अलावा किसी दूसरे टर्म में नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको फेज के बारे में जानना है तब इक्वेशन केवल और केवल साइन में ही लेंगे। कौन क्या है वो हम लिखे देते हैं। इसकी मीनिंग आप जानते हैं, V की वैल्यू टाइम t पर ली गई है, तो ये इंडिकेट करता है AC वोल्टेज एट टाइम t। V नॉट क्या इंडिकेट करता है? पीक वोल्टेज या इसी को आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। चूँकि ऑसिलेशन का चैप्टर हम बता चुके हैं तो ये बड़ी कॉमन बात है आपके लिए। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इनिशियल फेज, और आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। और आप जानते हैं अगर ये t इक्वल टू 0 है तो ये टाइम t/4, यह पॉइंट हाफ टाइम पीरियड को शो करेगा। दिस पॉइंट इंडिकेट 3t/4 और ये पॉइंट टोटल टाइम पीरियड हो गया। तो वन ऑसिलेशन यहाँ से चल करके यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑसिलेशन, इसलिए हाफ टाइम पीरियड, और ये फिर हाफ ऑसिलेशन अपोजिट साइकिल में है। आप नोट करें, फिर आगे आपको हम बताते हैं। गुड, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको हम बताएंगे AC करंट। तो वह करंट जो टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होती है उसी को हम लोग AC करंट कहते हैं। इसका फार्मूला होगा I इन ब्रैकेट T इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, where IT indicate AC current। ये है करंट एट टाइम t is called AC current। I naught is peak current or amplitude of करंट। ओमेगा और फाई की वही मीनिंग है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है।
अब आप इसका ग्राफ देखें। हम x एक्सिस पर टाइम लेते हैं, y एक्सिस पर करंट I लेते हैं। तो चूंकि I टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ भी हार्मोनिक ही होगा। ऐसे ऐसे होगा। ये एक डायरेक्शन की मैक्सिमम करंट है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन की मैक्सिमम करंट है। ग्राफ प्लस आई मैक्स और माइनस आई मैक्स के बीच किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराए देते हैं। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो इसके लिए ऑसिलेशन में हमने फाई की वैल्यू आपको 0 बताई थी। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो और नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर हो, तो फॉर दिस फाई इक्वल टू हमने आपको 180 डिग्री बताया था। अगर आप भूल गए हो तो ऑसिलेशन का वीडियो आप लोग देखिएगा, आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें तो आपने ये देखा कि एसी वोल्टेज भी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है, एसी करंट भी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होती है। जब आप इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो यहाँ एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों की 3 टाइप की वैल्यू यूज़ की जाती हैं। एक वह वैल्यू है जो टाइम के साथ चेंज होती है, IT। दूसरा आपका पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है। तीसरी एक एवरेज वैल्यू होती है और चौथी भी एक वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बताते हैं। तो अब आप देखें, हम मान लेते हैं कि लेट a quantity y changes with time harmonically। आप इसे नोट करते चलें। अब आप देखें, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज हो रही है तो उसके लिए क्वांटिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हार्मोनिक होगा। और इस केस में जो क्वांटिटी आपने लिया है उसकी एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से t, एक कंप्लीट साइकिल में y की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो वही मैंने लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ y इन 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0। अब आप यही थ्योरी AC वोल्टेज के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप यहाँ पर AC वोल्टेज लेते हैं तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इक्वल टू 0, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इक्वल टू 0, और ये होगा ड्यूरिंग 1 टाइम पीरियड। तो एक पूरे टाइम पीरियड में AC वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 होगी, AC करंट की एवरेज वैल्यू 0 होगी।
लेकिन अगर हम एक कंप्लीट टाइम पीरियड ना लें, हाफ टाइम पीरियड ले लें, मीन्स यहाँ से ले करके यहाँ तक का ले लें, तब क्या होगा। और ये सिंबल एवरेज का होता है, वह आप जानते हैं। अब आप देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, ये इक्वल टू होता है 2 इंटू पीक वोल्टेज अपॉन पाई, ये सब याद रखिएगा। और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इक्वल टू 2 इंटू पीक करंट अपॉन पाई, ये होता है ड्यूरिंग हाफ साइकिल। अब हाफ साइकिल कह लो या आप हाफ टाइम पीरियड कह लो, मीन्स 0 to t/2। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। तो इससे आपने ये देखा कि एक कंप्लीट साइकिल में एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 होगी, एसी करंट की एवरेज वैल्यू 0 होगी, और हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इक्वल टू 2V0 अपॉन पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। अब हम आगे चलते हैं। एक टर्म और आता है, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम आपको थोड़ा बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम सपोज करते हैं कि लेट अ क्वांटिटी इज x। मान लो कोई एक क्वांटिटी x है, वो आप कोई भी क्वांटिटी ले लें, आप x है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हालांकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड में ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ जानना चाहिए, वो आप देखें। इसका मतलब होता है कि आप क्वांटिटी का स्क्वायर करें, जैसे x है तो x का स्क्वायर करो। और मीन का मतलब होता है एवरेज, अब आप इसका एवरेज ले लो। और रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, अब आप इस पर स्क्वायर रूट लगा दें। ये जो आपको मिला है इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ x। एक बार हम आपको फिर समझाए देते हैं। आप कोई भी क्वांटिटी ले लो, मान लो x है, पूछा जाए इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। इसका कॉन्सेप्ट है कि आप क्वांटिटी का स्क्वायर करें, इसके बाद उसका एवरेज ले लें। आपको लेना नहीं है, उतना कोई लेंदी कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है, और जो मिलता है उसको आप फिर स्क्वायर रूट में ले लें। तो अगर पूछा जाए IRMS क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट, तो बेसिक फार्मूला यही है कि जो करंट है टाइम के फंक्शन में, जो AC करंट है, इसका आप पहले स्क्वायर करें, फिर आप इसका एवरेज ले लें, और जो मिले उस पर आप स्क्वायर रूट लगा दें। सेम थ्योरी RMS वोल्टेज के लिए होगी कि टाइम t पर वोल्टेज आपने ले लिया, अब आप इसका स्क्वायर करें, इसके बाद एवरेज ले। ये ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि ये सिंबल एवरेज का होता है। जब हम किसी क्वांटिटी को इन दोनों सिंबल के बीच में लिख देते हैं तो हम यही बताना चाहते हैं कि हम उस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब ये एक लेंदी कैलकुलेशन में जाता है, जो पहले IIT वगैरह में डेरिवेशन में यूज आता था। आपका उससे कोई मतलब नहीं है, इनके डायरेक्ट फार्मूले हैं, वो आप लोग याद रखेंगे, वो हम लिखे देते हैं। IRMS इक्वल टू पीक करंट अपॉन स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करने पर यही मिलेगा। एंड VRMS इक्वल टू
पीक वोल्टेज अपान √2। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम इन दोनों की फिजिकल मीनिंग बताते हैं जिसका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है। जल्दी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें IRMS की फिजिकल मीनिंग क्या होती है। तो पहली बात तो ये है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम DC वैल्यू के सिमिलर या इक्विवेलेंट मानते हैं। जैसे RMS करंट को स्टीडी करंट या DC करंट के सिमिलर माना जाएगा, RMS वोल्टेज को DC वोल्टेज या स्टीडी स्टेट वोल्टेज के इक्विवेलेंट माना जाता है। हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल से बताते हैं। RMS voltage is equivalent to DC voltage। DC वोल्टेज को आप स्टीडी स्टेट वोल्टेज भी कह सकते हैं। एंड RMS करंट इज इक्विवेलेंट टू DC करंट। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है वो आप देखें। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, हमने आपको सर्किट में बताया था कि DC सोर्स का सिंबल सेल होता है या बैटरी, और AC सोर्स का सिंबल ये होता है। हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं, उसी में ये साइन बना देते हैं, तो ये AC सोर्स का सिंबल है। अब ये एक छोटी सी सर्किट है, ये रजिस्टार है, ये AC सोर्स है। AC सोर्स का मतलब होता है, सोर्स हमेशा वोल्टेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो AC सोर्स का मतलब होता है ये एक AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज का फार्मूला यही होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा कि ये AC सोर्स है जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब ये हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। कैसे? एक तरफ तो आपसे कहा जा रहा है कि ये AC सोर्स है, AC वोल्टेज है। अगर ये AC वोल्टेज है तब इसका वोल्टेज V टाइम के साथ चेंज होगा, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये तो फिक्स वैल्यू है। ये तो इस तरीके से लिखा है जैसे ये वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक हिडन कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली बुक्स में लिखा नहीं रहता है, लेकिन उसी की आवश्यकता आपको पड़ती है। इसका मतलब है ये AC वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब आप कहेंगे सर ऐसा है तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था VRMS = 220। यही तो प्रॉब्लम है कि उसे लिखा नहीं जाता है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर AC सोर्स के नीचे वोल्टेज की फिक्स वैल्यू लिखी है तो वो DC वोल्टेज जैसा लगता है, और DC वोल्टेज AC में किसके इक्वल होता है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के इक्वल होता है। सेम थ्योरी करंट के लिए एप्लीकेबल होती है। मान लो कोई ये कह दे कि इस सर्किट से पास होने वाली करंट 10 एम्पियर है। मान लो किसी ने ये कहा कि यहाँ से पास होने वाली करंट 10 एम्पियर है। अब 10 तो फिक्स वैल्यू है, और ये AC सर्किट है, और AC सर्किट में जो करंट पास होगी वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है, हार्मोनिकली चेंज हो रही है। तो अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो एज पर रूल उसको लिखना चाहिए कि I की वैल्यू साहब इस टाइम पर है 10 एम्पियर, और दूसरे टाइम पर तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
लेकिन ऐसा लिखा नहीं रहता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एसी सर्किट में अगर करंट की कांस्टेंट वैल्यू इंडिकेट की गई है तो वो डीसी करंट हो गई, और एसी में डीसी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के। तो अगर आपसे कहा गया है इससे पास होने वाली करंट 10 एम्पियर है, तब आप समझ जाइएगा ये करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है। जैसे एक बड़ा पुराना सवाल है, अब तो खैर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो जनरल नॉलेज की तरीके से है कि डीसी के कंपेयर में एसी ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। आप एक एग्जाम्पल से देखें, जो नॉर्मल सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। अब जो सप्लाई आती है वो एसी की है और कहा गया है 220 वोल्ट की है, तो ये एसी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। अब आप देखें, हम रूट मीन स्क्वायर को केवल चलो वी आर से डिनोट करते हैं, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, देन वी नॉट इक्वल टू रूट 2 इंटू वी नॉट। अब मान लो 220 वोल्ट की एसी है, ये वी आर है, तो यहां पर आप पुट करें 220, तो ये हुआ 1.41 इंटू 220। तो अगर डीसी 220 वोल्ट है, यानी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर 220 है, तो पीक वोल्टेज इसका 1.41 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये है, अगर ये डीसी होता तो हमेशा वोल्टेज 220 ही रहता, लेकिन एसी के होने पर एक साइकिल में 2 बार वोल्टेज की वैल्यू पीक होगी। तो ये वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा तेज़ी से झटका देगा, इसीलिए कहा जाता है डीसी के कंपेयर में एसी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि डीसी की जो फिक्स वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अगर एसी में फिक्स वैल्यू दी हुई है तो उसकी पीक वैल्यू फिक्स वैल्यू का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होगा। अब स्क्वायर रूट 2 टाइम्स क्या है? ग्रेटर देन है, वो वोल्टेज आपको ज़्यादा तेज़ी से झटका देगा। इसीलिए कहा जाता है कि एसी के कंपेयर में, सॉरी डीसी के कंपेयर में एसी ज़्यादा डेंजरस होता है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली 7 सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। सर्किट कौन कौन सी होंगी? सोर्स आपका एसी रहेगा। हम पहले सर्किट में रजिस्टार लेंगे, फिर हम कैपेसिटर लेंगे, फिर हम इंडक्टर लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, LR, RC, LC और LCR। तो कुल कितनी सर्किट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। इस यूनिट में आपको इन्हीं 7 सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। तो आप देखें, circuit containing resistor and AC source। अब आप देखें, अगर हम किसी एसी सोर्स के अक्रॉस केवल रजिस्टार को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर यह माना जाता है कि वोल्टेज और रजिस्टार से पास होने वाली करंट, रजिस्टार के अक्रॉस केवल और केवल सोर्स है, तो रजिस्टार के दोनों एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम VR से डिनोट करते हैं, और ये वही वैल्यू होगी जो वोल्टेज सोर्स का है। तो यहाँ पर वोल्टेज और रजिस्टार से
पास होने वाली करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब होता है दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम वेक्टर का डायग्राम भी बनाते हैं तो एक थ्योरेटिकल कंफ्यूजन आ सकता है कि वोल्टेज स्केलर है, करंट स्केलर है, तब यहाँ पर वेक्टर का डायग्राम क्यों बनाया जाता है? इस बात को आप समझ लें। यहाँ पर वोल्टेज का फार्मूला साइन में है, आई का फार्मूला भी साइन में है। अब आप ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने आपको कंपोजिशन ऑफ 2 or more than 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था। तो वहाँ पर मैंने यही कहा था कि एम्पलीट्यूड्स हैं तो स्केलर, लेकिन चूंकि इक्वेशन साइन और कास में हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर सॉल्व करेंगे तब आपको लंबे डेरिवेशन में जाना पड़ेगा। वो 10+2 सिस्टम में या जेईई और नीट किसी भी कंपटीशन में फॉलो नहीं किया जाता है, पहले भी नहीं किया जाता था। यहाँ पर कन्वीनियंट यही होता है कि हम सॉल्विंग के लिए वोल्टेज को और करंट को ऐड करते समय वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज ऐड करने हैं एसी के, तब आप स्केलर एडिशन का लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहीं से एसी और डीसी में डिफरेंस हो जाता है। अगर आपको डीसी में 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज ऐड करने हैं तब आप सिंपली स्केलर की तरह से उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन एसी में अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज ऐड करने हैं तब आपको वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई करना चाहिए। वही इस पूरी यूनिट में हम आपको बताएंगे। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा करंट ऐड करनी है एसी की तो वहाँ पर भी आप वेक्टर एडिशन का लॉ ही अप्लाई करेंगे। चूँकि वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई करते हैं इसीलिए वेक्टर का डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। बनाते वेक्टर डायग्राम है लेकिन कहा उसे जाता है फेज डायग्राम, क्योंकि क्वांटिटी वेक्टर है नहीं, है स्केलर ही। केवल लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये टेक्निक यहाँ पर फॉलो की जाती है। अब आप देखें तो रजिस्टार के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम VR से डिनोट करेंगे और इससे पास होने वाली करंट सेम फेज में होगी। तो ये होगा I = I0 साइन ωt+5। अगर वोल्टेज की इक्वेशन साइन में है तो I की इक्वेशन भी साइन में होगी। अगर वोल्टेज कास में होता तो I भी आपका कास में हो जाता। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 0 डिग्री होगा। तो हम लिखे देते हैं VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टार एंड I आर इन सेम फेज। फेज डायग्राम ये होगा। सपोज करो VR की डायरेक्शन ये है इसलिए I की डायरेक्शन भी यही होगी। इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस R = V/I। यह आपको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस का फार्मूला वही है वोल्टेज अपॉन करंट। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में जिस नेचर का वोल्टेज है डिनोमिनेटर में उसी नेचर की करंट होनी चाहिए। अगर आपने न्यूमरेटर में टाइम t पर वोल्टेज लिया है तो डिनोमिनेटर में I भी सेम टाइम t पर ली जाएगी। अगर आप न्यूमरेटर में पीक वोल्टेज लेते हैं तो डिनोमिनेटर में पीक करंट होगी।
अगर आप न्यूमरेटर में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज लेते हैं तो डिनोमिनेटर में रूट मीन स्क्वायर करंट होगी। आप इसे नोट करें, फिर आगे आपको हम बताते हैं। अब आप अगली सर्किट देखें। अब आप ये देखें, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड एसी सोर्स। ऐसी सर्किट जिसमें एसी सोर्स के साथ एक इंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है। इंडक्टर के बारे में डिटेल में हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यूज आता है, वह आपको हम बताए दे रहे हैं। इंडक्टर का सिंबल ये होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। जब आप किसी थिक मेटल वायर को स्प्रिंग के शेप में लपेट देते हैं, जब आप थिक मेटल वायर को स्प्रिंग के शेप में रैप करते हैं, इसी को हम इंडक्टर कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जब इससे करंट आई पास होती है तब ये अपने चारों ओर के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और ये अपने पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है और इसका फार्मूला होता है 1/2CV²। ठीक उसी तरह से इंडक्टर अपने चारों ओर के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और जिस एनर्जी को स्टोर करता है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फार्मूला होता है U = 12LI²। बाकी चीज़ें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। जैसे कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपान कैपेसिटी, ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इंडक्टर के अक्रॉस जो PD होगा उसे हम VL से डिनोट करते हैं। ये होता है L × dI/dt। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है। L चूँकि हम लोग बार बार यूज करेंगे तो L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस R। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जैसे कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, वैसे ही इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। कैपिटल L से हम लोग डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ों का यूज़ आता रहेगा, वो हमने आपको बता दिया है। अब ये सर्किट क्या होती है वो आपको हम बताते हैं। ये इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। हम इसके अक्रॉस एक AC सोर्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब सिंबल लिखा है,
सिंबल से हम समझ जाते हैं, बार बार ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये AC सोर्स है। जैसे हम जब सेल को इंडिकेट कर देते हैं तो बार बार हम ये थोड़ो लिखते हैं कि ये DC सोर्स है। अब सपोज करो इससे करंट I पास हो रही है और इंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, VL है। अब यहाँ पर रूलिंग होती है कि VL वोल्टेज अक्रॉस एंड्स ऑफ इंडक्टर लीड्स बाय एन एंगल 90 डिग्री विद करंट पासिंग थ्रू इट। इंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर से पास होने वाली करंट से 90 डिग्री लीड करता है, आगे होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि BL लीड्स बाय एन एंगल 90 डिग्री विद करंट। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हम मान लेते हैं करंट I की डायरेक्शन ये है, तो VL I से 90 डिग्री लीड करेगा। लीड करने पर हम वेक्टर को ऊपर की ओर शो करते हैं। अगर ये लैग करता तब इसी वेक्टर को हम नीचे की ओर ले लेते। तो ये वोल्टेज और करंट का फेज डायग्राम है, जिसमें BL VI से 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिखेंगे एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आप ध्यान से देखें, आपको बस केवल ये दिखाना होता है कि V I से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे है। यहाँ पर आपने साइन ओमेगा टी लिखा है तो यहाँ पर आपने प्लस π/2 लिख दिया। आप चाहें अगर यहाँ केवल ओमेगा टी लिखते हैं तो यहाँ फिर माइनस π/2 लिख दें आप। कुल मिला के देख, आपको शो ये करना है कि VI से 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब ये है इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है और इसे एक दूसरे सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो है XL। तो वो हम लिखे देते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं एंड डिनोटेड बाय XL। इसे हम XL से डिनोट करते हैं। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम इसका फार्मूला बताते हैं। XL का एक फार्मूला ये होता है XL इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा इक्वल टू 2πf, देन इट इज इक्वल टू 2πfL। अगर आप बात करते हैं इन DC सर्किट, तो DC सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसलिए DC सर्किट की फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 0 होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 होगा। अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें देन XL इक्वल टू 0। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको देता है। क्या देता है, अगर इंडक्टर DC सर्किट में लगा हो तो उसके द्वारा डेवलप किया गया रेजिस्टेंस 0 होता है।
मतलब डीसी सर्किट में इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। एक्सएल का एक फार्मूला और होगा, क्योंकि एक्सएल है तो रेजिस्टेंस ही, इसलिए ये फार्मूला होगा V अपान आई। यहाँ पर V और I सेम टाइम पर होने चाहिए। यह पीक वोल्टेज अपान पीक करंट और VRMS अपान IRMS। ये थ्योरी इस पूरे चैप्टर में चलेगी। जब आप सेम नेचर के वोल्टेज को सेम नेचर के I से डिवाइड करते हैं, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। हाई ये रेजिस्टेंस ही, केवल नेम और सिंबल को ही तो चेंज किया गया है। हाई रेजिस्टेंस ही, बस इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा गया है और एक्सएल से डिनोट किया गया है। कई बार तो ये पूछा जाता है कि एक्सएल की यूनिट क्या होगी, अरे ओम होगी। है तो ये रेजिस्टेंस ही, बाकी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये एसी का पहला वीडियो है, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।